मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। देवघर और गोड्डा की विकास योजनाओं में लापरवाही के लिए अधिकारियों को लगाई फटकार। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया अवैध खनन का मामला। कहा, झारखंड से बांग्लादेश भेजा जा रहा है खनिज। सांसद संजय सेठ ने डाक संसदीय समिति की बैठक में दिए कई सुझाव। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों, अधिकारियों और पत्रकारों के साथ की अलग अलग बैठक। और हाईकोर्ट ने जेपीएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को किया निरस्त। टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन संबंधी याचिका खारिज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर के आर बित्रा +2 विद्यालय मैदान में आयोजित खतियानी जोहार यात्रा को संबोधित किया। इस सभा में मंत्री बादल सत्यानंद भोक्ता के अलावा कई विधायक और पूर्व मंत्री मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1932 का खतियान को लेकर वे दिल्ली तक लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्थानीय नीति में 1932 का खतियान लागू कर अपना वायदा पूरा किया है। संघर्ष को आपने बदनाम किया, उसकी हंसी उड़ाई और राज्य के जनमानस को गालियां देने का काम किया, तो यहां के मूलवासी आदिवासी आपको कहीं छोड़ेगा नहीं। आप ही बताइए, आपके घर में कोई घुसेगा और आपको गाली देगा तो क्या आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा जी? आपको अपना घर से बेदखल करेगा तो आप क्या चुपचाप बैठिएगा? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर और गोड्डा जिले की विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर असंतोष व्यक्त करते हुए वहां के अधिकारियों को फटकार लगाई है। उन्होंने अधिकारियों को अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की हिदायत देते हुए कहा कि धरातल पर काम नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देवघर में दोनों जिले की योजनाओं की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि आंकड़ों में सभी योजनाएं 100% कार्यान्वित दिख रही है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और है। अधिकारी इस मुगालते में नहीं रहे कि सरकार और उनके ऊपर बैठे अधिकारी कुछ नहीं जान रहे हैं। मैं कुछ चीजों को देख रहा हूं जहां हम लोगों का ये सरकार आपकी योजना को लेकर जो वेबसाइट बने हैं, उस वेबसाइट में तो बहुत सारी चीजें वो ने ऐसी डाल दी हैं जो बिल्कुल ही आज के इस रिव्यू के विपरीत है। इसका मतलब आप लोग को ये लगता है कि हम लोग एक बार योजनाओं को लॉन्च करने के बाद सो जा रहे हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि सिर्फ सरकार की योजनाओं से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। राज्य के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना बनाई गई है, लेकिन उन्हें नहीं लगता है कि अधिकारी इस योजना को लेकर गंभीर हैं। उन्हें तो लगता है कि अधिकारी सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इन योजनाओं से लोगों को हम बाहर निकाल करके सेल्फ इंडिपेंडेंस कैसे बनाएं, ये हमारा लक्ष्य है। इसी के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हम लोगों ने प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री पशुधन योजना प्रारंभ किया है। श्री सोरेन ने कहा कि सरकार ग्रामीण स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करेगी और इसमें लापरवाही करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। चाहे मंत्री हो, चाहे विभाग हो या विभाग के सचिव हो, इस गलतफहमी में थोड़ा आप लोग रहना बंद कर दें और बिल्कुल जिस जिम्मेवारी के साथ योजनाओं को हम लोग धरातल पर उतारने का संकल्प लेते हैं, उस जिम्मेवारी को थोड़ा आप लोग सीरियसली लेने का प्रयास करें।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारी सकते में थे। मुख्यमंत्री की हिदायत से अधिकारियों में खलबली मच गई है। समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मंत्री सत्यानंद भोक्ता मौजूद थे। दूरदर्शन के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज देवघर स्थित बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री के मंदिर आगमन को ध्यान में रखकर पुजारियों द्वारा विशेष पूजा की व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर विधायक दीपिका पांडे सिंह और सचिव विनय कुमार चौबे भी मौजूद थे। रांची के सांसद संजय सेठ के एक सवाल पर आज लोकसभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि छात्रों को विज्ञान की ओर आकर्षित करने और शोध में करियर का अवसर प्रदान करने के लिए मंत्रालय द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में भाग लेने वाले झारखंड के 26 छात्र छात्राओं को प्रोत्साहन राशि दी गई है। इसके अलावा इंस्पायर पुरस्कार मानक योजना के तहत 3 वर्षों में झारखंड के 3,526 बच्चों को लाभ दिया गया है। इसी तरह विज्ञान ज्योति कार्यक्रम के तहत 3 चरणों में झारखंड के 1,143 छात्राओं का चयन किया गया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने आज लोकसभा में झारखंड में खनिजों के अवैध खनन का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ईडी की जांच में 10,000 करोड़ से अधिक का अवैध खनन का पता चला है। खनिज माफिया द्वारा न केवल खनिजों का अवैध खनन किया जा रहा है बल्कि उसे बांग्लादेश भी भेजा जा रहा है। लिप्तता के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस इलाके से आता हूं संथाल पड़ना, वहां कोई रोजगार के साधन नहीं है सिवाय ये माइनिंग के। और आपको आश्चर्य होगा सभापति महोदय कि विश्व की जो धरोहर है फॉसिल, 19 करोड़ लाख साल पुराना जो फॉसिल हमारे यहाँ है, जो विश्व की धरोहर है, जिसके ऊपर की बीरबल साहनी ने पूरा रिसर्च किया और आपके उत्तर प्रदेश में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट लखनऊ है, उस पूरे फॉसिल को भी ये गिट्टी माफिया ने, स्टोन माफिया ने पूरा क्रशिंग कर। मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं वो जेल के अंदर हैं, मुख्यमंत्री के जो बिजनेस पार्टनर हैं वो जेल के अंदर हैं, जो माइनिंग सेक्रेटरी थी वो जेल के अंदर है और उसके सीए के यहां 20 करोड़ रुपया पकड़ा है। राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर हिंदी को झारखंड उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा बनाने का आग्रह किया है। उन्होंने पत्र में कहा है कि झारखंड में हिंदी को राजभाषा तो घोषित की गई है, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में इसे कार्यवाही की भाषा नहीं बनाई गई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में अधिकांश लोग हिंदी समझते और बोलते हैं, इसलिए इसे न्यायालय की कार्यवाही की भाषा के रूप में भी लागू किया जाना चाहिए। लोकसभा के अधीनस्थ डाक विभाग की संसदीय समिति की बैठक में राज्य के सांसद संजय सेठ ने कई सुझाव दिए। इस बैठक में भारतीय डाक की उपलब्धियों पर चर्चा हुई। श्री सेठ ने इस व्यवस्था को जनता के लिए और मजबूत एवं सुलभ बनाने का सुझाव दिया। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने आज 19 दिसंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र को लेकर कई बैठकें की। राज्य सरकार के विभागीय सचिवों के साथ बैठक कर उन्होंने सत्र से संबंधित कई दिशा निर्देश दिए। उधर राजनीतिक दलों के सदस्यों के साथ बैठक में अध्यक्ष ने क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को उठाने का आग्रह किया, साथ ही सदन के संचालन में सहयोग की अपेक्षा की। अध्यक्ष ने पत्रकार दीर्घा समिति के सदस्यों के साथ भी बैठक की और समाचार संकलन के संबंध में सुझाव लिया। है और ये आगामी 19 तारीख से शुरू हो रहा है। 19, 20, 21, 22, 23 तक हमारा ये सत्र चलेगी और इसमें तमाम माननीय सदस्यों से भी आग्रह किया गया है कि उनके क्षेत्र का जो भी ज्वलंत समस्या है उन तमाम समस्या के बारे में विधानसभा के पटल पर रखेंगे, हम सरकार के समक्ष रखेंगे और हम लोग प्रयास करेंगे कि जो नियम संगत है, जो विधि संगत है, वो सरकार के समक्ष, सरकार के संज्ञान में वो समस्या आने के बाद उसका निराकरण जैसे हो।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अपने विभागों से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री आलमगीर आलम, चंपई सोरेन, जोबा मांझी, बादल, मिथिलेश ठाकुर, सत्यानंद भोक्ता और बन्ना गुप्ता को अधिकृत किया है। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए नियमावली को निरस्त कर दी है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 7 सितंबर को दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। रमेश हांसदा एवं अन्य की ओर से इस संशोधित नियमावली को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने नियमावली को असंवैधानिक बताते हुए कहा कि इस नियमावली से जितने भी विज्ञापन निकाले गए हैं उसे भी खारिज माना जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हाईकोर्ट द्वारा राज्य कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को निरस्त किए जाने पर कहा कि हेमंत सरकार द्वारा बनाई गई एक भी नीति जन कल्याणकारी नहीं है। ऐसी नीतियों का यही हश्र होना है। टेट परीक्षा पास पारा शिक्षकों के समायोजन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने 30 नवंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। पारा शिक्षकों ने याचिका के माध्यम से सहायक शिक्षक के बराबर वेतन देने तथा स्थायी सेवा में समायोजन की मांग की थी। रांची में आज क्वालिटी अर्ली एंड फाउंडेशनल लर्निंग फॉर चिल्ड्रन इन झारखंड विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि सबके प्रयास से ही शिक्षा के स्तर में सुधार संभव है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि सीबीएसई पैटर्न के आधार पर झारखंड में भी स्कूली शिक्षा को गुणवत्तापूर्वक बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में राज्य भर में 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस तैयार किया जा रहा है, जिसमें से 50 स्कूलों की शुरुआत आगामी 29 दिसंबर से हो जाएगी। ये मॉडल सीबीएसई का पढ़ा है और पूरा तैयारी के साथ टीचर से लेकर जो भी उसमें जो भी पढ़ने का सामान है सारी व्यवस्था कदम कितने स्कूल है? हमने 80 स्कूल बना रहा है, लेकिन 50 स्कूल 29 तारीख को उद्घाटन कर देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी के प्रयास से झारखंड में शिक्षा का स्तर में सुधार हो रहा है। परिणाम स्वरूप मैट्रिक का रिजल्ट भी अब पहले की अपेक्षा बेहतर होने लगा है। इच्छा शक्ति बढ़ाने का, इच्छा शक्ति जब तक छात्र छात्राओं का, अभिभावक का, सामाजिक कार्यकर्ता तो उनकी इच्छा ये है, जब तक नहीं बढ़ेगा तब तक हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए आप लोग का जो सहयोग मिल रहा है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएंगे। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चों द्वारा विभिन्न मॉडल का भी प्रदर्शन किया गया। बच्चों द्वारा बनाए गए सभी मॉडल कहीं न कहीं कबाड़ से बनाए गए थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। रामगढ़ सदर अस्पताल में आज आईएमए झारखंड की महिला इकाई तथा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर की जांच एवं उपचार की अत्याधुनिक मशीनें जिले वासियों को सुपुर्द किया। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने कहा कि सर्वाइकल कैंसर से निजात पाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार से वैक्सीन की मांग की है। के लिए आगे बढ़े हैं, जो सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के लिए विशेष करके इसके उन्मूलन के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार हमने ये कहा है कि एएनसी और पीएनसी के क्रम में भी लोगों को डिटेक्ट किया जाए और बहुत तेज गति में हमारी सरकार आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य की दिशा और दशा को मजबूत करने का काम कर रही है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने पुलिस अधिकारियों को ईडी द्वारा जारी समन के आलोक में एजेंसी के सामने फिलहाल हाजिर नहीं होने का निर्देश दिया है। यह स्थिति तब तक बनाए रखने को कहा गया है जब तक सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है। गृह विभाग ने डीजीपी को पत्र लिखकर कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय से अनुरोध करे कि सुप्रीम कोर्ट में दायर मामले में कोई दिशा निर्देश आने तक किसी तरह की
कार्रवाई न करें। इसी पत्र के आलोक में डीएसपी प्रमोद मिश्रा दूसरी बार समन जारी होने के बावजूद ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। राज्य सरकार ने ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है। कैश देकर पीआईएल मैनेज करने के मामले में जेल में बंद कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। उल्लेखनीय है कि झारखंड हाईकोर्ट ने अमित अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज करते हुए इसकी सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को अमित अग्रवाल ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। अमित अग्रवाल ने अपनी याचिका में कहा है कि जबरन वसूली के मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ वो शिकायत करता थे। उनकी शिकायत एवं कोलकाता पुलिस द्वारा बिछाए गए जाल के बाद राजीव कुमार को 50 लाख रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ईडी ने उन्हें ही आरोपी बना दिया। रिम्स में आज से शुरू 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस ग्रेड में मेथड्स फॉर क्लिनिकल गाइडलाइन डेवलपमेंट ग्रेड पर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा में देश भर से 100 से अधिक चिकित्सक हिस्सा ले रहे हैं। ऑनलाइन माध्यम से भी देश के कई चिकित्सक इस कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। कोडरमा के उपायुक्त की पहल पर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार किया गया है। सभी विद्यालयों में हर सप्ताह बच्चों का टेस्ट लेकर वार्षिक परीक्षा का अभ्यास कराया जा रहा है। इसी कड़ी में आज प्रोजेक्ट रेल के तहत जिले के करीब सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्र छात्राओं का साप्ताहिक टेस्ट लिया गया। प्रोजेक्ट रेल के तहत हो रहे इस साप्ताहिक टेस्ट में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रांची के नगरी स्थित केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में आज प्रेस मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र के निदेशक डॉक्टर के सत्यनारायण ने केंद्र की उपलब्धियों एवं भावी रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संस्थान विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर नई परियोजनाओं पर काम कर रहा है। गतिविधियां रहा और उसमें जो उपलब्धियां आया और उसके बारे में पहले मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। हमारा जो मेजर 4 मैंडेट रहा, एक हुआ जो अनुसंधान, दूसरा हुआ जो भी अनुसंधान का फल जो भी होता है तकनीकिया के रूप में फील्ड लेवल पे जाना है। खूंटी पुलिस ने ठेकेदारों से लेवी वसूलने जा रहे 2 नक्सलियों को रनिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। दोनों इनामी नक्सली सुखराम गुड़िया दस्ते के सक्रिय सदस्य हैं। पुलिस ने उनके पास से हथियार, नगद और नक्सली पर्चे भी बरामद किए हैं। तोरपाड़ डीएसपी ओम प्रकाश तिवारी ने बताया कि ये दोनों उग्रवादी लेवी वसूलने के लिए घूम रहे थे। एफआई का जोनल कमांडर सुखराम गुड़िया उर्फ गरुड़े अपने दस्ता सदस्यों के साथ रनिया थाना क्षेत्र के उड़ीकेल, जराकेल क्षेत्र में भ्रमणशील है और वो लेवी वगैरह वसूलने की कोशिश कर रहा है। उसकी संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य 2023 यानी जेईई मेन के लिए पंजीकरण प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। परीक्षाओं को 2 सत्रों में आयोजित किया जाएगा। पहले सत्र की परीक्षा का आयोजन 24, 25, 27, 28, 29, 30 और 31 जनवरी को 2023 में किया जाएगा। वहीं दूसरे सत्र की परीक्षा अप्रैल 2023 में आयोजित होगी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के किरूबुरु स्थित टाटा स्टील की विजय 2 लौह एस्क खदान प्रबंधन ने सीएसआर के तहत बहदा गांव के लगभग 50 वृद्ध एवं जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटा। उल्लेखनीय है कि यह गांव सारंडा वन क्षेत्र का सबसे पिछड़ा गांव है, जहां नागरिक सुविधाओं का घोर अभाव है। रांची रेल मंडल कार्यालय में पेंशन अदालत का आयोजन कर लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। अपर मंडल रेल प्रबंधक मनीष कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्ति कर्मियों को यदि पेंशन से संबंधित कोई समस्या आती है तो वे पेंशन अदालत में आकर इसका समाधान कर सकते हैं। रेल प्रशासन उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर है। रांची स्थित झारखंड पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पुलिसकर्मियों को साइबर की वर्चुअल दुनिया से लेकर उग्रवादियों की चुनौतियों से मुकाबले के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में यहां डीएसपी समेत 8,791 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं।
कोडरमा के जयनगर प्रखंड के बांझेडी केटीपीएस के गेट नंबर 1 के पास एमएस के सफाई मजदूरों का अनिश्चितकालीन हड़ताल 9वें दिन भी जारी रहा। सीपीआई के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य महादेव राम ने कहा कि सफाई कर्मचारी की जायज मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। जमशेदपुर के बर्मा माइंस में टाटा स्टील फाउंडेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में स्थापित मॉडल करियर सेंटर में रोजगार मेला का आयोजन किया गया। इस रोजगार मेले में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की 14 कंपनियों ने हिस्सा लिया, जिसने 1000 बेरोजगार युवाओं को जॉब ऑफर किया है। पाकुड़ के आदिवासी छात्रावास के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कल डीसी आवास के निकट दुमका पाकुड़ सड़क को जाम कर दिया। छात्र रसोइया, पहरेदार और खाद्य सामग्रियों सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क पर उतरे थे। एसडीओ हरिवंश पंडित द्वारा फिलहाल 2 मांगे पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बाद छात्रों ने जाम हटाया। पलामू जिले के सतबरवा थाना क्षेत्र के पोलपोल स्थित पलामू हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान एक महिला की मौत हो गई। महिला को ऑपरेशन से बच्ची हुई थी। चिकित्सक ने मरीज की स्थिति गंभीर बताते हुए उसे एमएमसीएच रेफर कर दिया, लेकिन महिला की मृत्यु हो चुकी थी। महिला को एम्बुलेंस से एमएमसीएच भिजवाया गया, लेकिन चालक और उसके 2 सहयोगी वहां पहुंचने के बाद परिसर में एम्बुलेंस खरीद कर फरार हो गए। चार्ल्स पुलिस ने चोरी की बाइक के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी मोहम्मद रुस्तम ने बताया कि 13 जुलाई को कैलाश नगर निवासी राकेश शर्मा के घर के बाहर खड़ी उनकी बाइक, जिसकी संख्या JH9AB1814 की चोरी कर ली गई थी। दोनों चोर बाइक के नंबर को बदलकर घूम रहे थे। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने झरिया में गीता जयंती के अवसर पर शौर्य दिवस मनाया। कतरास मोड़ से शौर्य जुलूस निकाला गया, जिसमें राष्ट्रीय सरस प्रवक्ता बाल विदुषी लाडली शरण बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने पूरे विश्व के हिंदुओं को एकजुट होने पर बल दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भाई अमित बनर्जी का देवघर में मोबाइल चोरी हो गया। अमित बनर्जी ने नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। वे मंदिर में पूजा करने के बाद पेड़ा खरीदने के लिए एक दुकान पर गए। इस दौरान किसी ने उनके जेब में मोबाइल उड़ा लिया। झारखंड के ब्लाइंड क्रिकेटर सुजीत मुंडा के बेंगलुरु में शानदार प्रदर्शन किया है। ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में उन्होंने तीसरे नंबर पर बैटिंग करते हुए 9 गेंदों पर 14 रन बनाए और दक्षिण अफ्रीका की ओर से सर्वाधिक 33 रन बनाने वाले भूले बिरला को आउट किया। सुजीत के इस विकेट लेने से भारत टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गया। खिताबी जंग बांग्लादेश से होगी। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 337 रन बनाए थे। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम 107 रन पर आउट हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 25 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के आज तीसरे ही दिन ड्राइविंग सीट पर आ गई है। उसने मेजबान को इस जीत के लिए 513 रनों का टारगेट दिया है। दिन का खेल खत्म होने तक बेहद मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 42 रन बनाए हैं। बांग्लादेश की टीम अभी भी जीत से 471 रन दूर है। दिन का खेल समाप्त होने तक जाकिर हसन 17 और नजमुल हसन शांतो 25 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 258 रन पर घोषित कर दी थी। अगले 5 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की कमी आएगी। लोगों को ठंड अधिक महसूस होगा। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के मैदानी और नदी जलाशयों के आसपास सुबह में कोहरा छाया रहेगा, लेकिन दिन चढ़ने के बाद मौसम सामान्य हो जाएगा। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर।
राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 25.2 और न्यूनतम 11.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27.3 और न्यूनतम 11.7 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 27.6 और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब देखते हैं क्यों खास है इतिहास में आज का दिन। 16 दिसंबर साल 1971 से भारत में विजय दिवस मनाने की शुरुआत हुई। दरअसल 3 दिसंबर को इसी साल भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान पर इस बड़ी जीत को भारत में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस हार के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया और बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बना। युद्ध का आरंभ पाकिस्तान द्वारा भारतीय वायुसेना के 11 स्टेशनों पर हवाई हमले से शुरू हुआ। 13 दिन तक चले इस युद्ध में 16 दिसंबर को ही पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना द्वारा युद्धबंदी बनाया गया। 16 दिसंबर साल 1971 को सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल शहीद हुए। वे साल 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उस समय उनकी उम्र महज 21 वर्ष की थी। खेत्रपाल को बसंतर के युद्ध का योद्धा भी कहा जाता है। अरुण खेत्रपाल अकेले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने दुश्मन के 10 टैंक्स को तबाह करने के बाद ही सांस ली। भारत सरकार ने शहीद सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र से सम्मानित किया। 16 दिसंबर साल 1971 को कजाकिस्तान सोवियत संघ से स्वतंत्र हुआ। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है। क्षेत्रफल के आधार पर यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है। साल 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद कजाकिस्तान ने सबसे अंत में अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया। सोवियत संघ ने यहाँ से कई महत्वपूर्ण रॉकेटों का प्रक्षेपण किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर में खतियानी जोहार यात्रा को किया संबोधित। देवघर और गोड्डा की विकास योजनाओं में लापरवाही के लिए अधिकारियों को लगाई फटकार। सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में उठाया अवैध खनन का मामला। कहा झारखंड से बांग्लादेश भेजा रहा है खनिज। सांसद संजय सेठ ने डाक संसदीय समिति की बैठक में दिए कई सुझाव। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने शीतकालीन सत्र की तैयारी को लेकर राजनीतिक दलों, अधिकारियों और पत्रकारों के साथ की अलग अलग बैठक। और हाईकोर्ट ने जेपीएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को किया निरस्त। टेट पास पारा शिक्षकों के समायोजन संबंधी याचिका खारिज।